नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आखिरकार वंदे मातरम के बारे में क्यों चर्चा करनी है, क्यों डिबेट करना है? बेरोजगारी, आतंकवाद आदि जैसे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सरकार चर्चा कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और सरकार साथ ही साथ संसद चर्चा करता भी है। पर वंदे मातरम के 150 साल अगर पूरे हो गए हैं और वंदे मातरम उन पोयम्स में से एक है जिसने भारत की राष्ट्रीयता को पूरे विश्व में उजागर किया, तो क्या इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। एक देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक उसके पास उसका इतिहास सही रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसी वजह से हमें वंदे मातरम के बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। इसके जो राजनीतिक पहलू हैं, जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, भले ही उसके बारे में हम चर्चा ना करें, उससे हमारा कोई इशू नहीं है। पर जिससे इशू है वो ये है कि हमें चर्चा ही नहीं करनी है वंदे मातरम की। ठीक है, तो वंदे मातरम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा राष्ट्रगीत है और वंदे मातरम को हाल ही में 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। सबसे पहली बार वंदे मातरम का प्रकाशन बंग दर्शन में हुआ था। बंग दर्शन। और बंग दर्शन में इसको सबसे प्रथम रूप से 7 नवंबर को 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित किया गया था। इसी वजह से 150 वर्ष जो पूरे हुए हैं, संसद में जो इसके बारे में बहस छिड़ी है, इसी आधार पे है कि 150 वर्ष पूरे हो गए। जो ये स्मरण महोत्सव मनाया जाएगा पूरे वर्ष, इसका ही पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा में जो यहाँ पे हम डिबेट्स देख रहे हैं। तो वंदे मातरम है क्या और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना। ये हमारा राष्ट्रगीत है, पर ये राष्ट्रगीत से कहीं ज़्यादा है। कैसे? चलिए देखते हैं। राष्ट्रगान अलग होता है और राष्ट्रगीत अलग होता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब क्या है? इसका मतलब है, माँ मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, या मदर आई बाउ टू दी। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने बोल लिखे थे। ये क्यों लिखा था? प्रेरणा का स्रोत क्या था इनका? ये प्रेरित थे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह एवं 1857 के विद्रोह से। उस आधार पे लिखा था। ये सबसे पहले एक पोयम बनी और उसके बाद ये एक गीत के रूप में पहले आई थी। तो ये पोयम थी, गीत के रूप में इसकी संरचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गीत बनाया। आज के समय में हम जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत है, ठीक है। वंदे मातरम प्रमुख रूप से ये राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। ये जब लिखा गया था तो एक काल्पनिक दृष्टिकोण से लिखा गया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो भारत कैसा रहेगा, मतलब भारत के स्वतंत्र होने की कल्पना कर रहा था ये गीत तब, ठीक है। तो ये भारत की स्वतंत्रता की कल्पना करता था। थोड़ी जटिल भाषा थी इसकी, इसी वजह से 1951 में जब इसको औपचारिक रूप से अपनाया गया तब सिर्फ पहले ही 2 छंदों को लिया गया था। औपचारिक रूप से माफ कीजिएगा, पहले 2 छंदों को लिया गया, बाकी छंदों को हटाया गया। इसके कुछ आधार थे, वो भी हम समझेंगे। और सारा डिबेट इसी पे है कि बाकी छंद क्यों मिटाए गए।
क्योंकि बाकी छंदों में इस सरकार का, अभी की सरकार का कहना है, दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ का वर्णन है। और लक्ष्मी और दुर्गा ये हिंदू देवियां हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था और इसी आधार पर एक ऐसा गीत होना चाहिए जो एक समावेशिता को दर्शाता हो। इसी वजह से सिर्फ पहले दो छंद लिए गए। बीजेपी का यहाँ कहना है कि ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस कहती है कि उस समय की नीड थी, भारत का पार्टीशन हुआ था, विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे, जिसके परिणाम स्वरूप हम नहीं चाहते थे, मतलब कांग्रेस उस समय नहीं चाहती थी कि और भारत का विभाजन हो, सांप्रदायिक रूप से और दंगे भड़के। इसी वजह से सिर्फ पहले दो स्टैंजाज लिए गए थे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वंदे मातरम की अगर बात करें, वकालत की बात करें, इसकी ऐतिहासिक संदर्भ भी समझना जरूरी है। हिस्ट्री क्या रही है वंदे मातरम की, किस तरह से इसका स्वतंत्रता से पूर्व इतिहास रहा है और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है इसके साथ। तो ऐतिहासिक तौर से अगर हम देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहले देखेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे पहला आता है कलकत्ता सत्र या कोलकाता सत्र। कोलकाता सत्र में सबसे पहली बार इस गीत को गाया गया था 1896 में। लिखा कब गया था इसको? 1875 में। उससे पहले 1882 में यह आनंद मठ में वर्णित हो गया था। आनंद मठ ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित था और 1882 में इसका वर्णन कर दिया गया था। 1896 में इसको पहली बार गाया गया था कोलकाता सत्र में। दूसरा, 1905 जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, बंगाल के विभाजन के दौरान ये एक राष्ट्रीय एकता को जताने के लिए गाया जा रहा था। तीसरा, 1915 में गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रीय एकता और समावेशिता को दर्शाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गीत माना। फिर इसके बाद 1937 का फैजपुर सत्र आया। 1937 के फैजपुर सत्र में, फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस की कार्य समिति जो थी, CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसने कुछ संशोधन किया। तभी इसको फिर बाद में इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप 1951 में स्वतंत्रता के बाद 1951 में इसको राष्ट्रीय गीत औपचारिक रूप से घोषित किया गया, पर पहले ही दो छंद लिए गए। ये एक राष्ट्रीय गीत के रूप में निकला, सिर्फ पहले दो छंद, बाकी दो छंद हटा दिए, बाकी सारे छंद हटा दिए गए। ठीक है, तो यही पूरा सेशन है। मतलब इस सेशन में जिस प्रकार से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ना ही सिर्फ जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें सरोजनी नायडू भी थी, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, सब ने मिलकर डिसाइड किया कि पहले दो छंदों को ही रखना है, बाकी छंदों को हमें हटा देना है, क्योंकि उसके बाद ये धार्मिक रूप ले रहा था। हालांकि धार्मिक और साथ ही साथ राष्ट्रीय दोनों ही आधार को साथ में मिला के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा था। इसकी अगर हम बात करें तो आनंद मठ और देशभक्ति के धर्म के बारे में ये बताता है। आनंद मठ के केंद्रीय कथानक सन्यासी मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित है। उसी में वंदे मातरम को मातृभूमि के प्रति भक्ति के रूप में गाया गया, जिसे देवी के रूप में मानवीकृत किया गया कि भारत माता है देवी के रूप में। यह देशभक्ति के धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आध्यात्मिक और देशभक्ति पूर्ण भक्ति का आपस में विलय होता है। या अतीत, वर्तमान और भविष्य की महिमा की मातृभूमि का प्रतीक है। यहाँ पे जो डिबेट है ये बताना चाहती है कि किस तरह से जब स्वतंत्रता नहीं हुई थी, जब भारत तब भी गुलाम था, किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार वंदे मातरम गाने के लिए किया गया। 1905 से 6 के बीच ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग स्कूलों, कॉलेजों में
वंदे मातरम गाने को प्रतिबंधित किया था क्योंकि वो दिखा रहा था कि राष्ट्रीयता का भाव लोगों में जागने लगा है। छात्रों पर जुर्माना भी लगा था, जैसे रंगपुर में 1905 में 200 छात्रों के ऊपर 5 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। गीत को बढ़ावा देने वाले लोगों को, नेताओं को चेतावनी दी गई थी और जेलों में भी बंद किया गया था। दमन के बावजूद गीत का देशभक्तिपूर्ण महत्व और अधिक प्रवर्धित हुआ, यानी कि लोगों ने जानना शुरू किया कि वंदे मातरम क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक वकालत करता है। वंदे मातरम मतलब भारत हमारी माता है और हम सब भारत माँ के बच्चे हैं, और इसी वजह से हम भारत माँ के सामने अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रीय दर्जे की बात करें तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। माना जाता है जनगण मन राष्ट्रगान क्यों बनाया गया, क्योंकि बैंड मार्चिंग के लिए ज्यादा अच्छा माना गया। भारत स्वतंत्र होने के बाद कैसा दिखना चाहिए उसका ये वर्णन करता है, इस वजह से उसको राष्ट्रगान बनाया गया। राष्ट्रगीत के तौर पे वंदे मातरम को इसलिए चुना गया क्योंकि हाँ, वो एकता का प्रतीक है, पर वो स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता की कल्पना करने का गाना था। इसके अलावा ये थोड़ा जटिल भी था गाने में, इसीलिए आमतौर पे पहले ही 2 छंद गाए जाते हैं, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। और समावेशिता की इसमें कमी थी, तब की यही डिबेट थी, समावेशिता की कमी थी, इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में गीत की ऐतिहासिक भूमिका पर तब प्रकाश डाला था। भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में इसे देखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में बात करना। ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी के बारे में, ये देखिए यहाँ पे हेडिंग है। 19वीं सदी में बंगाल की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक थे। ये उपन्यासकार थे, ये कवि थे और निबंधकार भी थे। साहित्य में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, मुख्य रूप से बंगाली गद्य में। आनंद मठ इन्होंने लिखी 1882 में। देवी चौधुरानी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कभी अगर मौका मिले इसको जरूर पढ़िएगा। कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी, ये सारे इनके वर्क्स रहे हैं। उनकी संरचनाएं स्व पहचान के लिए प्रयासरत रही हैं और उपनिवेशी समाज को हटाने की बात की है। अगर हम बात करें करंट डिबेट की, डिबेट जानना जरूरी है हमारे लिए, क्यों डिबेट इस पे चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, डिबेट की बात करें तो क्या आरोप लगाए गए हैं, आरोप पहले देखते हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि कांग्रेस उस समय मुस्लिम लीग के सामने झुक गई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सबसे पहले इसे एक राष्ट्रीय गीत के तौर पे मना किया, क्योंकि इसमें समावेशिता नहीं थी, मूर्ति पूजक नहीं है इस्लाम। और बहुत सारे अन्य अन्य हिंदू धर्म में भी बहुत सारे छोटे छोटे सेक्ट हैं जिसमें कुछ मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं, कुछ मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। तो मूर्ति पूजा के बारे में इसमें थोड़ा वर्णन है, जैसे दुर्गा माँ के बारे में, लक्ष्मी माता के बारे में, इस वजह से खुश नहीं थे मुस्लिम लीग। और प्रधानमंत्री का कहना है कि इसी वजह से कांग्रेस उस समय झुक गई थी। तो सामाजिक सद्भाव की आड़ में गीत को तोड़ने और विभाजन करने का आरोप लगाया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। तुष्टीकरण की राजनीति और 1937 में महत्वपूर्ण छंदों को हटाया गया, जो फैसपुर सेशन था। गीत को छोटे करके विभाजन के बीज बोने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने जिन्ना लखनऊ के लखनऊ विरोध के बाद लिखा जवाहरलाल नेहरू पत्र को भी दिखाया गया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखा था कि समावेशिता को दर्शाता नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम या वंदे मातरम की पृष्ठभूमि में मुसलमानों को विरोधी बनाने की इसमें टेंडेंसी थी। कांग्रेस ने 26 अक्टूबर 1937 को गीत को विभाजित करके समझौता किया कि किस तरह से इसको गीत के रूप में हम देखेंगे, तो पूरे को नहीं लिया। राजनीतिक बहस और मोदी जी का कांग्रेस जो आरोप लगा है, मोदी जी कहते हैं वंदे मातरम एक मंत्र है, ऊर्जा है, एक सपना है और एक दृढ़ संकल्प है। उस समय नेहरू जी ने जो भी डिसीजन लिया उसके पीछे क्या आधार इन्होंने बताया, कांग्रेस ने बताया। कांग्रेस सभी आरोपों को इतिहास का विरूपण बताती है और 1937 की कार्य समिति में उन्होंने कहा सिर्फ नेहरू जी नहीं थे, उसमें महात्मा गांधी भी थे, उसमें मौलाना आजाद थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, सरोजनी नायडू भी थी। तो सिर्फ एक के ऊपर दोषारोपण करना सही नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा ये सारी पृष्ठभूमि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुख्य रूप से जैसे मैं बताना चाहती हूँ, जनगण मन को राष्ट्रगान क्यों बनाया गया, बैंड के लिए और मार्चिंग के लिए बहुत सही गाना है, साथ ही साथ गरिमापूर्ण जीवांत है और भारत की कल्पना करता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा लगेगा, और जनगण मन इन मानदंडों को पूरा कर रहा था, इस वजह से उसको राष्ट्रगान के तौर पे लिया गया।
वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रल और बैंड प्रदर्शन के लिए थोड़ा कठिन दिखा, भाषा जटिल थी, साथ ही साथ विलापी, उदास और दोहराव पूर्ण होने लगा और ये स्वतंत्रता से पहले की कल्पना को दर्शा रहा था। निष्कर्ष इसीलिए निकाला गया कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की लालसा से प्रभावित है, इसे राष्ट्रगान नहीं बना सकते। कांग्रेस, गांधी और नेहरू द्वारा जो समर्थित रही, इन्होंने केवल पहले 2 छंदों को अपनाया। संविधान सभा ने उन 2 छंदों को औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत पे मान्यता दी। ठीक है, तो इसी वजह से पूरा ये डिबेट है। डिबेट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है तो इसको नहीं देखना, पर हाँ इसका इतिहास हमें पता होना चाहिए। पहली बार 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित हुआ। प्रीलिम्स के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम के बोल लिखे थे। संविधान सभा ने इसे 1951 में राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। राष्ट्रगीत के रूप में केवल पहले 2 छंदों को अपनाया गया। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विथ मी टिल दी वेरी एंड। और नेक्स्ट क्लास में अगर आप आंसर सही बताते हैं तो आपके नाम को भी लिया जाएगा। एक बार मैं उन बच्चों का नाम लूँगी जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास में करेक्ट आंसर दिया है। बस मुझे थोड़ा सा समय देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बच्चों, राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में पढ़ाया था मैंने उस दिन, तो सिद्धि ने सही बताया था, एन कुशवाहा ने, अरविंद ने सही बताया था, प्रिया और प्रतिमा। थैंक यू सो मच गाइस, इसका भी आंसर ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।